अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर्स फिज़िक्स सेकंड ईयर। आप काफ़ी बेहतर होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को, फिज़िक्स को। आप सब ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है कि आप खुश रहें, कामयाब रहें। आपके लिए दुआ गो है हम। तो फिज़िक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 16 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स हम स्टार्ट कर चुके थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने सॉलिड्स के बारे में बात किया। सॉलिड्स के जो क्लासिफिकेशन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, पॉलीमेरिक सॉलिड। इसी तरह हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया। जो स्ट्रेस हमने पढ़ा, स्ट्रेन हमने पढ़ा। स्ट्रेस हमारे पास किस चीज़ के बारे में था, स्ट्रेन किस चीज़ के बारे में था, शेयर किस चीज़ के बारे में था। स्ट्रेस हमने ये कहा कि फोर्स पर यूनिट एरिया या डिफॉर्मिंग फोर्स, कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, जो फोर्स डिफॉर्मेशन कर ले, या वो फोर्स जो अपने ओरिजिनल हालत में वापस उस बॉडी को ले आए, ओरिजिनल पोजीशन तक ले आए, उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो वही डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास क्या है, वो स्ट्रेस में आता है। इसी तरह हमने ये कहा कि स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन पैदा होता है। स्ट्रेन का मतलब हमारे पास क्या था, बॉडी के वॉल्यूम में चेंज होना, लेंथ में चेंज होना, शेप में चेंज होना, यह हमने देख लिया था जब हमने कहा कि अगर वॉल्यूम में चेंज आया हो तो वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था। जब हमारे पास लेंथ में चेंज आता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था। जब हमारे पास शेप में चेंज आता है वो shear स्ट्रेन था, हमारे पास वो shear स्ट्रेन था। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, डिफॉर्मेशन फोर्स हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी बॉडी में हम स्ट्रेस पैदा कर ले, उसकी वजह पर हम फोर्स कर ले, और अगर उसी फोर्स को वापस रिमूव कर ले तो वो बॉडी वापस अपने ओरिजिनल हालत, ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इस तरह की बॉडीज़ को हम कहते हैं इलास्टिक बॉडीज़, कि जब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को वापस गेन करता है उसको हम कहते हैं इलास्टिक बॉडीज़। इसी प्रोसेस को हम इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। अगर हम उस इलास्टिक बॉडी में या इलास्टिसिटी में, उस बॉडी का एक ख़ास लिमिट होता है, अगर उस ख़ास लिमिट को हम क्रॉस कर जाए तो वही चीज़ ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट इसमें आते थे। अब है हमारे पास ओक्स लॉ। ओक्स लॉ का स्टेटमेंट ये है हमारे पास कि विद इन इलास्टिक लिमिट, जो इलास्टिक लिमिट है मींस उस पॉइंट तक जिस पॉइंट से पहले बॉडी ब्रेक कर जाए, उससे पहले। अब जैसे कोई रबड़ है, आप उस पे फोर्स लगा रहे हो, खींच रहे हो, खींच रहे हो, खींच, उसके लेंथ में चेंज आ रहे, तो आप इतना फोर्स लगाओगे जितना वो उस पॉइंट तक आप पहुंच जाओ कि वो ब्रेक ना हो। अगर आप थोड़ा सा ये इलास्टिक लिमिट है, अगर इससे मजीद आप फोर्स लगाएंगे तो वो रबड़ दो हिस्सों में टूट जाएगा, उस इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हम बात करते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू ओक्स लॉ दैट स्ट्रेस is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain within elastic limit. अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करते हैं तो हम एक इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। अगर हमें कांस्टेंट चाहिए तो स्ट्रेन डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो जो E की वैल्यू है वो हमारे पास होगी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज हुआ है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो है हमारे पास E। तो ये ओक्स लॉ का कांस्टेंट है। कुछ बुक्स में K यूज हुआ है, कुछ में E यूज हुआ है। तो ये हमारे कुछ में इसी की जगह सिंपल कांस्टेंट का लफ्ज लिखा है कि कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो ये सिंपल ओक्स लॉ है। अब ओक्स लॉ में एक पॉइंट हमारे पास आता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को y से जाहिर करते हैं। जैसे कि हमने ये कहा कि स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन पैदा होता है। स्ट्रेन मींस उस बॉडी में के लेंथ में, वॉल्यूम में, शेप में चेंज आना। तो ये भी उसी तरह है कि हमारे पास होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन ही होगा। यंग मॉडुलस की बात हम तब करते हैं जब बॉडी के लेंथ में चेंज आता है। कि अगर हम ऐसी बॉडीज हो जिसमें हम सिर्फ लेंथ को कंसिडर करते हैं
कि अगर उस पे आप स्ट्रेस लगाते हो वो ऑलरेडी बॉडी लेंथ वाली हो, जिसे हम लेंथ की बात करते हैं, और उसी के लेंथ में फिर चेंज आता है, लेंथ में चेंज आना जिसको हम स्ट्रेन में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसी तरह है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस हमारे पास, इसको हम के से जाहिर करते हैं। बल्क मॉडुलस में ये है कि अगर किसी भी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आना, आप उस बॉडी पे स्ट्रेस लगा रहे हो, वो ऑलरेडी वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है, तो वो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस वॉल्यूम होगा। या उसके बॉडी में चेंज आना मींस वॉल्यूम में चेंज आना, तो वो स्ट्रेन किस चीज में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में, तो वो वॉल्यूम स्ट्रेन होगा हमारे पास। इस तरह हम इसको सिंपल नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम इस सिंबल से यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं ईटा। ईटा, इसका ये मतलब है कि किसी की बॉडी पे शेप में चेंज आना। स्ट्रेस और स्ट्रेन को कंसीडर करके हम कहते हैं किसी की भी बॉडी के शेप में चेंज आना। अब जैसे कि हम कहते हैं हमारे पास यंग मॉडुलस, हम कहते हैं लेंथ में चेंज आना। जब लेंथ में चेंज आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। तो उसी चीज को हम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन में देखते हैं, उसको यंग मॉडुलस कहते हैं। यंग मॉडुलस को हम जाहिर करते हैं y से। जब भी लेंथ में चेंज आता है तो उसके लिए लफ्ज हम यूज करते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अब इसको हम उक्स लॉ पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के फॉर्म में लिखेंगे, तो हम उसको लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसी तरह बल्क मॉडुलस, के वॉल्यूम में चेंज आना, के इज इक्वल टू, जब भी वॉल्यूम में चेंज आता है उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते थे। वॉल्यूमेट्रिक का लफ्ज हम यूज करते थे, तो यहाँ पर लफ्ज वही यूज होगा वॉल्यूमेट्रिक। किस फॉर्म में लिखते हैं, उक्सला हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन में लिखेंगे, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से जाहिर करते हैं। अब ईटा का मतलब है शेप में चेंज होना। जब हमने स्ट्रेन पढ़ा था कि स्ट्रेन में जब लेंथ में चेंज आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल में लिखते हैं। वॉल्यूम में चेंज आना वॉल्यूमेट्रिक लिखते थे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक यूज हो रहा है। इसी तरह शेप में चेंज आना हम यूज करते थे शेयर स्ट्रेन, तो इसलिए हम इस शेयर को लिखेंगे किस फॉर्म में, योक्स लॉ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन में, तो ये क्या होगा, शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन होगा। तो ये हमारे पार्ट्स हैं ओक्स लॉ के। अब इसमें सिंपल अगर आप फार्मूला पुट करना चाहो, फार्मूला हमारे पास क्या होगा, अब स्ट्रेस हमारे पास क्या है, F अपॉन A। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मींस लेंथ में चेंज आना, उसको हम क्या लिखते थे, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। प्रीवियस लेक्चर, लास्ट लेक्चर में हम ये कर चुके हैं। डिवाइड के नीचे जब भी कोई डिवाइड हो तो उसको जब हम ऊपर लाते हैं तो वो टर्म मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको हम FL बाई A लिख सकते हैं। इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, या FL बाई A डिवाइडेड बाई, इसको हम लिखते हैं डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ। सिर्फ उस लेंथ को हम ऊपर ले गए, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस A को अगर हम डिवाइड हैं तो भी इस तरह लिख सकते हैं, FL डिवाइडेड बाई A और चेंज इन लेंथ एज इट इज, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म वो इसके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह बल्क मॉडुलस K, अब K के हमारे पास क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेन वॉल्यूम में चेंज होना, तो चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम के इक्वल था। इसी तरह हम लास्ट जो वॉल्यूम है उसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो ये F के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसे जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं,
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो वो लास्ट लेक्चर को जब देखेंगे तो उनको ये पॉइंट्स और मजीद समझ आ जाएंगे, जो स्ट्रेस, स्ट्रेन और शेयर के हवाले से अगर कोई भी आपको मसला हो। इसी तरह ईटा शेप में चेंज आना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो इसमें लिखते हैं ईटा इज इक्वल टू स्ट्रेस मींस फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन हमारे पास क्या था, उसको हम x/L लिखे थे, लेकिन हम ये कहते थे अगर उसके एंगल में थोड़ा सा भी चेंज हो जाए, या एंगल अगर बहुत छोटा हो, तो उसको हम ज़्यादातर बेहतर है कि उसको हम किस चीज़ में लिखे, थीटा के फॉर्म में उसको हम लिखे। तो ये सिंपल हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये था उक्सला के बारे में। अब है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, ये पार्ट भी इसी टॉपिक में है हमारे पास। इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ मींस आपके पास इस पॉइंट के बारे में भी हम आते हैं। इस इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक हमारे पास आता है स्ट्रेस, एक हमारे पास आता है स्ट्रेस, एक हमारे पास आता है स्ट्रेन। हमें ये भी पता है कि स्ट्रेस के चेंज होने से स्ट्रेन में चेंज आता है। स्ट्रेस जितना होगा उससे उसका वॉल्यूम, लेंथ, शेप वगैरह में चेंज आता है, मीन्स स्ट्रेन में चेंज आता है। या बाय हुक्स लॉ, स्ट्रेस में जितना चेंज होगा स्ट्रेन में भी उतना ही चेंज होगा। डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास, एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसको यहाँ पर हम देखते हैं ग्राफ से, इस टॉपिक को ग्राफ में इसके कुछ पॉइंट्स है, जो डिटेल है, थ्योरी है, वो इसके साथ साथ आपको मैं बताता जाऊंगा कि स्ट्रेन और स्ट्रेस को बाय ग्राफ हम देखते हैं। इसमें स्टार्ट लेते हैं हम, स्टार्ट है हमारे पास इस पॉइंट से, O पॉइंट। हम ये कहते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन में है विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस आप जितना इंक्रीज करोगे उससे स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा। ये विद इन इलास्टिक लिमिट है। अब ये है इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक आए, ये पॉइंट ए, हम इसको नाम देते हैं। यहाँ तक हमारे पास जो ग्राफ है, यहाँ तक ये हमें ग्राफ देगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मीन्स ये है कि ये इलास्टिक लिमिट है, इस पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट है। आप स्ट्रेस दे रहे हो, स्ट्रेन में चेंज आ रहा है, फर्ज करो लेंथ में चेंज आ रहा है, ये इलास्टिक लिमिट है। इसके बाद तो वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा। तो सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस को बढ़ाना, स्ट्रेन बढ़ रहा है, इस टाइम आपको ये ग्राफ OA स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और इस पॉइंट तक अगर आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, उस फोर्स को अगर आप रिमूव कर लो तो डिफॉर्मेशन पैदा होता है। डिफॉर्मेशन मींस ये बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल हालत में, ओरिजिनल पॉइंट में आ जाएगा। ये इस पॉइंट तक है। इसको हम कहते हैं, ये जो ए वाला पॉइंट है, इस ए पॉइंट को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट भी कहते हैं। इस ए पॉइंट से हमने मजीद अब एक्सीड किया है, स्ट्रेस हमने और ज्यादा किया है, और ज्यादा स्ट्रेस हम इस पे अप्लाई करते हैं। स्ट्रेस जब मजीद बढ़ेगा तो चूंकि ये अब इलास्टिक लिमिट का जो रीजन है वो स्टार्ट हो चुका है, अब इलास्टिक लिमिट का रीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो ये अब इस पॉइंट के बाद ये डायरेक्ट रिलेशन में नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ इलास्टिक लिमिट में ही ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब ये इलास्टिक लिमिट के रीजन्स को क्रॉस करने जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, मजीद एक पॉइंट तक आते हैं, उसको हम कहते हैं B। ये वो पॉइंट है कि जब यहाँ पर इलास्टिक लिमिट का जो रीजन है, जो इलास्टिक लिमिट का रीजन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके यहाँ पर इलास्टिक लिमिट का रीजन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो रीजन शुरू होता है उसको हम कहते हैं प्लास्टिक लिमिट। मीन्स वो चीज़ प्लास्टिक के फॉर्म बन जाता है, मीन्स हम कहते हैं कि वो ब्रेक करने के, टूटने के करीब आ जाता है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन में अब इंटर होगा। इसके बाद
ये जो पॉइंट है वो पॉइंट जिसमें ये इलास्टिक लिमिट को, या हम कहते हैं इलास्टिक जो रीजन है वो चेंज हो जाता है किस चीज में, प्लास्टिक रीजन है। वो पॉइंट जिसमें इलास्टिक रीजन चेंज होता है प्लास्टिक रीजन में, उसको हम कहते हैं YTS, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेन। उसको हम कहते हैं यील्ड टेंसाइल स्ट्रेन, उसको हम कहते हैं। तब इस पॉइंट पे जो हमारे पास होगा, ये जो पॉइंट था ये था हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट, ये था हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट। ये जो पॉइंट है हमारे पास ये है यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ का पॉइंट। अब हम स्ट्रेस को मजीद ज्यादा करते हैं, मजीद हम इसको क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, जिसको हम कहते हैं मजीद एक्सीड करना, मजीद बढ़ाना। मजीद बढ़ाने से अब चूंकि ये रीजन प्लास्टिक से इलास्टिक से प्लास्टिक रीजन में कन्वर्ट होने जा रहा है, जिसको हम YTS कहते हैं, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको जब हम मजीद एक्सीड करते हैं, मजीद एक्सीड कर रहे हैं, चूंकि अब ये इलास्टिक लिमिट में नहीं रहा, अगर इसको यहाँ तक इलास्टिक लिमिट तक अगर इसको हम छोड़ भी देंगे तो ये वापस ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। जैसे ही इलास्टिक रीजन प्लास्टिक रीजन में कन्वर्ट हो गया तब इसको अगर हम छोड़ देंगे तो ये वापस ओरिजिनल हालत में नहीं आएगा। अब ये प्लास्टिक रीजन में आ गया है। अब प्लास्टिक रीजन से हम फर्ज करें ये पॉइंट है हमारे पास C, वो पॉइंट जब ये प्लास्टिक रीजन यहाँ पर ख़त्म होता है कि जब वो प्लास्टिक रीजन एंड पे हो बिल्कुल ही, और नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल पॉइंट स्टार्ट हो ब्रेकिंग रीजन, ब्रेकिंग पॉइंट स्टार्ट हो, कि जब वो प्लास्टिक रीजन एंड पे हो और ब्रेकिंग रीजन स्टार्ट हो, कि अब इसके बाद वो ब्रेक होने के करीब होगा, तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं कि जिस टाइम ये प्लास्टिक रीजन ब्रेकिंग पॉइंट में कन्वर्ट होने जा रहा है उसको हम कहते हैं UTS, जिसको हम कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको हम कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये वो पॉइंट है कि जब प्लास्टिक रीजन कन्वर्ट होने जा रहा है किस पॉइंट की तरफ, ब्रेकिंग रीजन की तरफ, इसको हम कहते हैं UTS, इसको हम कहते हैं UTS, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको हम कहते हैं। इस C पॉइंट को अगर इसको आप मजीद एक्सीड कर लो, मजीद जब आप एक्सीड करेंगे तो यही पॉइंट मजीद आगे जाएगा एक और पॉइंट तक, D पॉइंट तक। उस D पॉइंट को हम कहते हैं फ्रैक्चर, मींस वो पॉइंट जिस पे वो बॉडी ऑब्जेक्ट ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर। जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्रॉस कर ले, या हम कहते हैं वो ब्रेकिंग रीजन के में ही आ जाए, उसको हम कहते हैं कि वो फ्रैक्चर हो गए, टूट हो गए, ब्रेक हो गए। तो ये सिंपल हमारे पास था। इसमें दो पॉइंट्स हो रहे, एक हमारे पास डक्टाइल मटेरियल्स या सब्सटेंसेस, या ब्रिटल मटेरियल या ब्रिटल सब्सटेंसेस। अब वो पॉइंट जिसमें हमने कहा कि ये प्लास्टिक रीजन में आ जाता है, प्लास्टिक रीजन में आना, वो प्लास्टिक बन जाता है, ब्रेक नहीं होता, उसको हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल या डक्टाइल सब्सटेंसेस। जैसे कि हम कोई टॉफी लेते हैं, अब इस टॉफी या जेली को, जो जेली को पे आज आप स्ट्रेस लगाते हो, उस पर स्ट्रेस आप जितना ज्यादा करोगे वो चीज पतला हो जाता है, थिनर हो जाता है। अगर आपने गौर किया वो जेली पतली हो जाती है, थिनर एंड थिनर, तो वो आखिर में प्लास्टिक की तरह बन जाता है, प्लास्टिक रीजन में बन जाता है, प्लास्टिक की तरह बन जाता है। तो वो टूटता नहीं है, टूटने से पहले वो आपके पास क्या है, वो डक्टाइल मटेरियल्स है हमारे पास, जैसे कि टॉफी, जेली वगैरह। इसी तरह अगर वो प्लास्टिक रीजन से ब्रेकिंग रीजन की हम बात करते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स, ऐसे चीजें
जो मींस ब्रेकिंग रीजन के करीब हो, ब्रेक होने वाले हो या इजीली टू ब्रेक हो, आसानी से टूट सकते हो। जैसे कि ग्लास है आपके पास, अब ग्लास है तो वो आसानी से टूट सकता है। इस तरह की चीजों को फिर हम कहते हैं जो बिल्कुल ब्रेकिंग रीजन में ही हो, ब्रेकिंग रीजन के करीब ही हो, जो इजीली ब्रेक हो सकते हो। तो आपके मींस या जो आखिरी इस पॉइंट पे हो, जो इस एरिया में हो, उसको हम कहते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस या ब्रिटल मटेरियल्स। आसान फास में दोस मटेरियल्स, दो सब्सटेंसेस विच इज इजीली टू ब्रेक, जो आसानी से बस ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाते हैं, आसानी से वो टूट जाते हैं, वह आपके पास क्या है, वो ब्रिटल सब्सटेंसेस या ब्रिटल मटेरियल्स हैं। इसी टॉपिक में हमारे पास एक पॉइंट है, स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स। कि अगर कोई भी डिफॉर्म्ड मटेरियल हो, डिफॉर्म्ड मटेरियल मींस यहां तक जो पॉइंट ए, इस पॉइंट को हम डिफॉर्म्ड मटेरियल्स कह सकते हैं, जो ए तक आ रहे हो। ए मींस इलास्टिक लिमिट में हो, ए मींस वापस वो अपनी ओरिजिनल लाइन, ओरिजिनल पोजीशन तक आ सकते हो। अब जैसे कि आपके पास एक फोर्स है, एक बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो वो एक्सटेंशन मींस वो बढ़ रहा है। ये पॉइंट हम कह रहे हैं कि फोर्स लगाने से वो एक्सटेंड हो गए, बढ़ गए, ज्यादा हो गए। एक पॉइंट को ओ नाम देते हैं, एक पॉइंट को पी नाम देते हैं। अब पहले स्टार्ट पॉइंट ये था, अब ये यहां तक आ गए, तो इसका ये मतलब है कि यहां से यहां तक जाना किस चीज में चेंज आ गए, इसके लेंथ में चेंज आ गए, लेंथ की में चेंज आ गए। फोर्स आपने अप्लाई किया, उसके लेंथ में चेंज आ गए। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये सारा के पास कौन सा एरिया है, इलास्टिक लिमिट, इसको हम कहते हैं कि ये वो एरिया है जो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही आपने फोर्स लगाकर उसके लेंथ में चेंज आना, ये इलास्टिक लिमिट का जो हमारे पास क्या है, वो एरिया है। अब इस फोर्स लगाने से आपने इस चीज को डिस्प्लेस किया पी पॉइंट तक, ओ से पी पॉइंट तक एक्सटेंड हो गए, एक्सटेंशन आ गए, जिसमें लेंथ में चेंज आ गए। मींस यहां से यहां तक आना, फोर्स अप्लाई कर इसको डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेसमेंट कवर करना। आप ये भी कह सकते हो कि आपने यहां पर क्या किया है, वर्क डन किया है, आपने इसको काम किया है। ये जो वर्क डन यहां पर होगा, बेसिकली वो वर्क डन किस फॉर्म में होता है, उस वर्क डन को हम कहते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। तो इसी चीज को हम देखते हैं बाय फार्मूला, किसको हम बाय फार्मूला किस तरह लिख सकते हैं। ये वर्क किस फॉर्म में है, ये जो वर्क डन है ये इस फॉर्म में है, एरिया अंडर स्ट्रेट लाइन OP। जो एरिया स्ट्रेट लाइन के अंडर है, उसके नीचे है, OP से नीचे, इस एरिया पे हमने वर्क किया है, तो ये वो एरिया है जो इसके अंदर है। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको हम लिखते हैं ऑफ बेस इनटू हाइट। ऑफ बेस की जगह फोर्स बेस है हमारे पास, हाइट हमारे पास यहाँ पर क्या है, किस फॉर्म में हम हाइट को लेंगे, ये हमारे पास हाइट है, ये चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइट है। तो फोर्स चेंज इन लेंथ इज हाइट। इसी वर्क को हम कहते हैं, ये जो वर्क हो रहा है ये किस फॉर्म में हो रहा है, स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है। बेसिकली द वर्क इज डन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। तो इस वर्क डन को हम स्ट्रेन एनर्जी के इक्वल लेते हैं। इस स्ट्रेन एनर्जी को यहाँ पर हम म्यू नॉट से जाहिर करते हैं। म्यू नॉट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर इसको भी म्यू नॉट से जाहिर किया है। तो ये हमारे पास ऑफ एफ चेंज इन लेंथ। इसी स्ट्रेन एनर्जी की हम बात करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी स्ट्रेन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, अगर इसको हम वॉल्यूम में देखते हैं, अगर इसको पर यूनिट वॉल्यूम में हम देखते हैं कि अगर वो ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम हो, उसका वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, फर्ज कर ले, अगर इसको लेंथ था, अब इसको अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम हम इसको लिखेंगे ऑफ एफ चेंज इन एल
पर यूनिट वॉल्यूम मींस वॉल्यूम में क्या आता है, एरिया और लेंथ आता है। एरिया और लेंथ कैसे आता है, एरिया और लेंथ, एरिया में लेंथ विड्थ आता है, एक और लेंथ ये हो गए। जब ये 3 टर्म्स आते हैं वो हमारे पास होता है वॉल्यूम, अगर सिर्फ 2 टर्म्स आते हैं वो हमारे पास होता है एरिया। तो इसको हम पर यूनिट वॉल्यूम जब देखते हैं, इसको अभी हम ब्रेक करेंगे, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 1/2 F/A चेंज इन L/L। F/A को मैंने अलग लिखा, चेंज इन L/L को मैंने अलग लिखा। इससे क्या होगा कि हमें पता है कि ये किस चीज़ के इक्वल है, फोर्स पर यूनिट एरिया, हम पढ़ चुके हैं, ये स्ट्रेस के इक्वल है। चेंज इन लेंथ बाय एल, हमें पता है किस चीज़ के इक्वल है, ये स्ट्रेन के इक्वल है। ये स्ट्रेन मीन्स कौन सा स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के ये इक्वल है। तो आप स्ट्रेस डॉट लिख लो आप, या क्रॉस लिख लो, आप स्ट्रेस क्रॉस स्ट्रेन, ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है कि अगर हम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं। अब मजीद देखते हैं इसको हम आगे किस फॉर्म में, यंग मॉडुलस के फॉर्म में इसको अभी हम देखते हैं। यंग मॉडुलस के फॉर्म में किस तरह देखेंगे कि जब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू यंग मॉडुलस, अकॉर्डिंग टू डिफॉर्मेशन, इस फॉर्म में अगर हम देखें, यंग मॉडुलस के फॉर्म में अगर हम देखें, यंग मॉडुलस हमारे पास किस चीज के इक्वल है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के इक्वल है। अगर हमें यहाँ पर स्ट्रेस चाहिए तो ये टर्म यहाँ पर डिवाइड हो रहे, उधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो हमारे पास स्ट्रेस है वो इक्वल हो जाएगा y डॉट चेंज इन L/L। इस स्ट्रेस की वैल्यू को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, या आप ये इक्वेशन हो या ये हो, इसको आप 1 लिख लो, एक ही चीज़ है दोनों, तो आप इसको पुट करते हो इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू ऑफ स्ट्रेस की जगह F/A की जगह, F/A की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये टर्म y चेंज इन L/L, और स्ट्रेन स्ट्रेन एज इट इज, उसको हम लिखते हैं एज इट इज। अब ये दोनों दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास आया है 1/2 y मीन्स यंग मॉडुलस चेंज इन लेंथ बाय L एंड चेंज इन लेंथ बाय L, ये हमारे पास दोनों है हमारे पास। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस फॉर्म में इसको लिखेंगे, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। मजीद अगर हमें लिखना है म्यू नॉट मीन्स स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास YL/L का स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y एज इट इज, ये भी इसका आंसर है। या आप इसको 1/2 y चेंज इन लेंथ बाय लेंथ हमारे पास स्ट्रेन में आता है, तो इसको हम लिखेंगे स्ट्रेन, स्क्वायर है तो ये हमारे पास होगा स्क्वायर। ये है हमारे पास, ये है हमारे पास क्या, स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास ये है। तो इसको हम सिंपल दोबारा देखते हैं कि इसमें हमने उक्स लॉ पढ़ा, उक्स लॉ में हमने ये देखा कि विद इन द इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो डायरेक्ट रिलेशन में है, मींस एक चीज बढ़ाओगे दूसरा भी बढ़ेगा, एक चीज कम करोगे दूसरा भी कम होगा, मींस इलास्टिक लिमिट में वो अपने ओरिजिनल पोजीशन तक वापस आ जाता है। इसी चीज को हम देखा y यंग मॉडुलस, जिसको y से जाहिर करते हैं, बल्क मॉडुलस k से जाहिर करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा से इसको जाहिर करते हैं। यंग मॉडुलस मींस जब हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ को हम देखते थे किस चीज में, लेंथ को हम किस चीज में लिखते थे, स्ट्रेन में, लॉन्गिट्यूडनल में हम इसको लिखते थे। आप लास्ट लेक्चर चेक कर सकते हैं। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के फॉर्म में सबको लिखना है, क्योंकि टॉपिक उक्स लॉ चल रहा है, तो हम इसको लॉन्गिट्यूडनल
लॉन्गिट्यूडनल अपॉन स्ट्रेस स्ट्रेन लिखते हैं। इसी तरह हम देखते हैं बल्क मॉडुलस कि जब वॉल्यूम की हम बात करते हैं, अब उसी वॉल्यूम को जब हम स्ट्रेन में लिखते थे तो उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते थे, वॉल्यूमेट्रिक लफ्ज यूज होता था, तो उसी वॉल्यूमेट्रिक को हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन में लिख सकते हैं। ईटा मीन्स शेप में चेंज आना, शेप को हम लिखते थे शेयर में, तो उसी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को शेयर में हम लिखेंगे। इसके बाद हमने देखा इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। इस ग्राफ को हमने देखा कि जब स्टार्ट हम लेते हैं तो इलास्टिक लिमिट तक ये हमें स्ट्रेट लाइन देगा, स्ट्रेस हम इंक्रीज कर रहे हैं स्ट्रेन उसके साथ, इसको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, कर्व्ड ग्राफ, चूंकि कर्व्ड है इसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्ड ग्राफ भी हम कहते हैं। तो इसमें हम ये कहते हैं कि जब ये इलास्टिक रीजन को क्रॉस करके प्लास्टिक रीजन में वो चीज प्लास्टिक फिर बन जाता है, मींस ब्रेकिंग के करीब आ जाता है, उसको हम कहते हैं YTS यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। जब फिर मजीद हम स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं जिससे स्ट्रेन इंक्रीज होगा, वही चीज और ब्रेकिंग पॉइंट के करीब आएगा, फ्रैक्चर पॉइंट के करीब आएगा, जिसको हम कहते हैं कि जब वो प्लास्टिक रीजन से ब्रेकिंग की तरफ आ रहा उसको हम YTS अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। उसी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन को क्रॉस करके हमारे पास ब्रेकिंग रीजन ब्रेक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। इसी तरह वो मटेरियल्स, वो सब्सटेंसेस जो इलास्टिक के बाद प्लास्टिक बन जाते हैं और पतले, जैसे जेली है, आप जितना खींचो वो पतली हो जाएगी, फिर बाद में वो टूट जाएगी, ये इसको हम डक्टाइल मटेरियल्स आते हैं इस तरह। इसी तरह अगर कोई चीज़ आसानी से टूट सकता हो, आप उसको थोड़ा सा मीन्स स्ट्रेस दे तो वो टूट जाए है, जैसे गिलास, वो ब्रिटल मटेरियल्स या ब्रिटल सब्सटेंसेस में आते हैं। और हमने लास्ट में स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्मिंग मटेरियल्स देखा। स्ट्रेन एनर्जी मीन्स इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास आया है ऑफ यंग मॉडुलस स्ट्रेन का स्क्वायर। ये था हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्म्ड मटेरियल्स। तो होप सो आपको ये लेक्चर काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, जितना बेहतर लगा उतना ही सही तरह कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, आप लोग इसको मीन्स कंसेप्ट भी क्लियर कर ले, इसको समझ भी ले, इसको एंजॉय भी कर ले विद एग्जांपल्स। जब मैं इसको एक्सप्लेन करवाता हूँ तो उम्मीद यही है कि आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिस्टर सी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।